आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल मिनी कोचिंग सेंटर में। जैसा कि बच्चों आप लोगों ने समर वैकेशन का जो एक प्रकार से जो होमवर्क मिला होगा, ठीक है, तो उसमें आप लोगों को हिंदी के जो है कुछ 45 क्वेश्चन मिले होंगे, ठीक है। जो सभी लोगों को एक प्रकार से जो विद्यालय में हैं, ठीक है, जो विद्यालय में पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो उनको क्वेश्चन मिला होगा हिंदी का। तो सारा क्वेश्चन जो है हमने लिख करके सबको सॉल्व करके, ठीक है, आप लोगों के लिए लेकर हम आए हैं, ठीक है। तो आज हम जो है इस वीडियो के माध्यम से, ठीक है, इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे जो है कि जितने भी प्रश्न हैं, ठीक है, सबका एक एक प्रश्न का उत्तर, ठीक है, आपको इस वीडियो के माध्यम से पूरा जानकारी मिलेगा। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, इस वीडियो का, ठीक है, आप तो मिलेगा ही, साथ मैं PDF भी दूंगा, लेकिन कहाँ दूंगा ये मैं जो है अभी बताऊंगा, ठीक है। तो चलिए देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और आप लोग मेरे चेहरे पर मत जाइएगा, क्योंकि चेहरा जो है देखने से कुछ नहीं होता, ठीक है। चलिए आप लोग पढ़िए, ठीक है। तो देखिए हमने और यही वीडियो जो है आप लोगों को जो है एक प्रकार से ये जो PDF बना है, PDF मेरे द्वारा ही बनाया गया है, ठीक है। सारा PDF बनाया हूँ और विद्यालय में जो है जो सर जी भेजेंगे जो है यही PDF आप लोग को पेरेंट्स ग्रुप में जो है वो भेजा जाएगा, ठीक है। तो लेकिन मैं पहले ही आप लोगों को जो है ये PDF जो है भेज दे रहा हूँ। आप लोग जो है समझ करके जो है इसको आप लोग जान जाएंगे और साथ ही साथ एक एक प्रश्न का जो है उत्तर लिख लेंगे, ठीक है। तो चलिए पहला प्रश्न है भाषा की परिभाषा, ठीक है। पहला है भाषा की परिभाषा लिखिए, ठीक है। तो भाषा की परिभाषा लिखने का पहला प्रश्न है, तो आप लोग यहाँ देखिए कि जो भाषा है, भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम बोलकर, लिखकर, पढ़कर या किसी अन्य माध्यम से अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं, ठीक है। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने विचारों का, भाव का आदान प्रदान करते हैं, ठीक है। और देखिए अब आप लोग चेहरे पर मत जाइएगा, क्योंकि मैं अपना फेस जो है हटाने वाला हूँ, ठीक है। तो चलिए देखिए, सभी लोग देखते रहिए। अगला है हमारा भाषा के कितने रूप हैं, ठीक है। भाषा के कितने रूप हैं, तो भाषा के जो है कुल 3 रूप हैं। मुख्यतः 2 ही होता है, लेकिन यहाँ पे आप लोगों को 3 जानना है। अगर पूछा जाए मुख्यतः कितने होते हैं, मुख्यतः 2 होते हैं। एक होता है मौखिक, एक होता है लिखित, और साथ ही साथ मैं बात करूँ तीसरा, तो तीसरा होता है सांकेतिक, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। तीसरा प्रश्न है किन्हीं 5 भाषाओं एवं उनके लिपियों को लिखिए, ठीक है। थोड़ा मैं फास्ट कराऊंगा, जिससे ज़्यादा लॉन्ग वीडियो ना हो और शॉर्ट में आप लोग जान जाएं, ठीक है। तो एक साइड देखिए भाषा लिखा गया है, ठीक है। एक साइड इधर भाषा, एक साइड लिपि, ठीक है। तो देखिए हिंदी की जो लिपि है, हिंदी की लिपि देवनागरी है, संस्कृत की देवनागरी है, नेपाली की देवनागरी है, गुजराती की भी देवनागरी है। ये हुए 4, ठीक है। चलिए 5वां देख लीजिए। 5वां जो है पंजाबी की गुरमुखी, अंग्रेजी की रोमन और उर्दू और अरबी की फारसी, ठीक है। ये हम लोगों ने देख लिया कुछ जो है एक प्रकार से भाषा और साथ ही साथ उनके लिपि, ठीक है। चलिए आगे हम बात करते हैं लिपि किसे कहते हैं। तो किसी भाषा की लिखावट या लिखने के ढंग को जो है हम लिपि कहते हैं, ठीक है। आगे हम बात करते हैं भारत की मान्यता प्राप्त भाषाओं को लिखिए। तो भारत में जो अभी तक मान्यता प्राप्त भाषाएं हैं वह जो है 22 हैं। कितनी हैं? 22 भाषाएं हैं, ठीक है। कौन कौन सी भाषा है? पहला है संस्कृत, दूसरा है हिंदी, तीसरा है उर्दू, चौथा है मराठी और पंजाबी, ठीक है। तमिल, बांग्ला, कश्मीरी, गुजराती, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, असमिया, नेपाली, मणिपुरी, सिंधी, उड़िया, कोंकणी, मैथिली, डोंगरी, बोडो और संथाली। तो यहाँ पे देखिए कामा छूट गया है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पर कामा लगा लीजिएगा। चलिए देखिए अगला जो प्रश्न है कि हिंदी को राजभाषा के रूप में कब स्वीकार किया गया। तो हिंदी को राजभाषा के रूप में 14 सितंबर 1900
1949 को देश की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया। ठीक है, 14 सितंबर 1949 को। ठीक है, तो इसीलिए राष्ट्रीय हिंदी दिवस जो मनाया जाता है एक प्रकार से हिंदी दिवस, तो ये 14 सितंबर को मनाया जाता है। चलिए आगे हम देखते हैं, बोली से आप क्या समझते हैं। बोली जो होता है, भाषा के क्षेत्रीय रूप को हम बोली कहते हैं। ठीक है, भाषा के क्षेत्रीय रूप को हम बोली कहते हैं, या किसी क्षेत्र विशेष में वहाँ के लोग, वहाँ के निवासियों द्वारा मौखिक रूप से अपने विचारों को आदान प्रदान के लिए किया जाता है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं व्याकरण के कितने अंग होते हैं। तो व्याकरण के 3 अंग होते हैं, एक है वर्ण विचार, दूसरा है शब्द विचार, तीसरा है वाक्य विचार। ठीक है, अगली हम बात करते हैं, थोड़ा फास्ट कराएंगे, आप लोग जो है ध्यान से सुनते जाइएगा। इसका मैं PDF आपको दे दूंगा, जिससे एक आप लोग सब समझ जाएं। ठीक है, चलिए अगले। और जो लोग एक प्रकार से इस चैनल से नहीं जुड़े हैं, ठीक है, वो लोग इस चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि इस पे जो है इम्पोर्टेंट वीडियो आपको प्रोवाइड की जाती है। तो चलिए आगे हम देखते हैं कि जो जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में हिंदी भाषियों का कौन सा स्थान है। तो जनसंख्या की दृष्टि से हिंदी भाषी जो लोग हैं, ठीक है, जो हिंदी बोलते हैं, तो उनकी जो है जो स्थान है और विश्व में तीसरा स्थान है। ठीक है, तीसरा स्थान, सबसे अधिक लोग एक प्रकार से तीसरे स्थान पर है जो हिंदी बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए वर्ड से आप क्या समझते हैं। वर्ड क्या होता है। वर्ड जो होता है, ठीक है, वर्ड भाषा की वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके और टुकड़े नहीं हो सकते, वर्ड कहलाते हैं। ठीक है, यहाँ पे, ठीक है, भाषा की वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके और टुकड़े नहीं हो सकते, वह वर्ड कहलाता है। अर्थात वर्ड जो है भाषा की सबसे छोटी इकाई है। चलिए अगला हमारा प्रश्न है, देखिए, राष्ट्रीय इकलौता और अंधा युग का वर्ण विच्छेद कीजिए। ठीक है, तो राष्ट्रीय का देखिए ये होगा, और इकलौता का ये होगा, और साथ ही साथ अंधा युग का ये होगा। आप लोग ध्यान से लिख लीजिएगा। ठीक है, तुर करके वर्ण विच्छेद करना था, मतलब वर्डों को अलग अलग करना था। आगे हम बात करते हैं वर्णमाला किसे कहते हैं। तो वर्णमाला क्या होता है, वर्डों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्डों के व्यवस्थित या क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। अगला, वर्णमाला के कितने भेद होते हैं। तो आप लोग जानते होंगे वर्णमाला के 2 भेद होते हैं, एक होता है स्वर, एक होता है व्यंजन। ठीक है, स्वरों की संख्या जो होती है वह होती है 11, बाकी जो बचे व्यंजन, लेकिन उसमें भी देख करके कैसे कैसे क्या है। ठीक है, चलिए अभी बात करते हैं आगे। तो स्वरों की संख्या कितनी है। स्वरों की संख्या जो है 11 है। ठीक है, यहाँ पे है कौन कौन से हैं, देखिए यहाँ पे लिखे गए हैं, ये हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं, स्वर के भेद लिखिए। तो स्वर के 3 भेद होते हैं, कौन कौन से, ह्रस्व स्वर्ग, दीर्घ स्वर्ग और पुलिप्त स्वर। ह्रस्व में कम समय लगता है, और ह्रस्व से दोगुना समय दीर्घ में लगता है, और सबसे ज़्यादा समय लगता है पुलिप्त में। जैसे हम बोले ओम, ओम का जो है अंतय नहीं है, ओम बोलेंगे तो ओम बोलते ही रह जाएंगे, सबसे अधिक समय लगता है पुलिप्त स्वर में। चलिए आगे, दीर्घ स्वर जो होता है वह कौन कौन से हैं। दीर्घ स्वर जो होता है वह 7 हैं। अब कौन कौन से हैं, यहाँ देख लीजिए, यही लिखा गया है। ठीक है, बड़ा आ, बड़ी ई, छोटा ऊ, ए ओ औ, ये जो होंगे 7 होंगे दीर्घ स्वर। ठीक है, अगला हम बात करते हैं व्यंजन किसे कहते हैं। व्यंजन किसे कहते हैं, तो व्यंजन किसे कहते हैं और उनके भेद को लिखिए। ठीक है, यही प्रश्न था। तो व्यंजन जो होता है जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। ठीक है, जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं वह व्यंजन कहलाते हैं। और व्यंजन की संख्या 3 होती हैं, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। ठीक है, अभी आगे प्रश्न बनेगा, अंतस्थ व्यंजन 11 अलावा होता है, उसमें होता है शाखा साहा, और स्पर्श व्यंजन होते हैं 25। अभी देखिए आगे, अब देखिए अगला है 18 नंबर प्रश्न, वर्ण कितने होते हैं। वर्ण जो होते हैं वर्ग कितने होते हैं, वह 5 होते हैं, जिसको हम का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग भी कहते हैं। ठीक है, और यही जो हमारे वर्ग होते हैं इन्हीं में 25 वर्ड होता है, जिसको स्पर्शी व्यंजन कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे, ऊष्म वर्ड, अभी हमने बताया ऊष्म वर्ड होते हैं 4, शाखा साहा, इसको बड़ा सा, खट्टी सा, छोटा सा और हा बोलते हैं। ठीक है, अगला है संयुक्त व्यंजन कौन कौन से हैं। ठीक है, संयुक्त व्यंजन जो होते हैं वह 4 हैं, छ, त्र, ज्ञ और
श्रा ये हो गए। ठीक है, अगला अल्प प्राण और महाप्राण में अंतर लिखिए। अंतर स्पष्ट करना था। तो देखिए, जिन वर्णों के उच्चारण में प्राणवायु की मात्रा कम निकले उन्हें अल्प प्राण कहते हैं। ठीक है, जिन वर्णों के उच्चारण में प्राणवायु मतलब जो मुंह से हवा निकलती है वह कम निकले तो वह अल्प प्राण होगा। ठीक है, तथा महाप्राण के व्यंजनों के उच्चारण में वायु की मात्रा अधिक निकलती है और तीव्र वेग से निकलती है। मतलब जब मुंह से हवा जो है, जो मुंह से वायु निकले वह कम निकले तो अल्प प्राण होगा, और मुंह से जब हवा जो है ज़्यादा निकले तो वह महाप्राण होगा। अब थोड़ा सा और देखिए, स्पर्श व्यंजन में जो प्रत्येक वर्ग का, ठीक है, जो का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग अभी बता रहे थे उसी में। ठीक है, तो प्रथम, तृतीय और पंचम वर्ग जो होगा ये होगा अल्प प्राण। ठीक है, और साथ ही साथ अंतस्थ व्यंजन भी क्या होगा, अल्प प्राण होगा। तथा स्पर्श व्यंजन में प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ग क्या होगा, ये महाप्राण होगा, और ऊष्म व्यंजन भी महाप्राण के अंतर्गत आएंगे। चलिए आगे बात करते हैं, और लिखने के लिए आप लोग देख देख लिख लीजिएगा। ठीक है, चलिए, और समझने के लिए मैं समझा दे रहा हूँ। और ये बात पीडीएफ की, तो पीडीएफ अभी बता देता हूँ कहाँ मिलेगा। तो चलिए अगला हम समझते हैं अघोष और सघोष में अंतर क्या है। तो अघोष और सघोष क्या होता है, जिन वर्णों का उच्चारण करते समय स्वर तंत्रियों में कंपन नहीं होता है वह कहलाते हैं अघोष। प्रत्येक वर्ग का पहला, दूसरा तथा ऊष्म व्यंजन जो होते हैं वह कहलाते हैं अघोष व्यंजन। ठीक है, और साथ ही साथ जिन वर्णों का उच्चारण करते समय स्वर तंत्रियों में कंपन होता है वह सघोष कहलाते हैं। प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा तथा अंतस्थ व्यंजन सघोष होते हैं। चलिए अभी अगला प्रश्न है, उच्चारण की दृष्टि से वर्ण के उच्चारण स्थान की एक तालिका बनाना था। तो तालिका आप लोग ऐसे बना लीजिएगा। ठीक है, तालिका देख लीजिए एक बार, तालिका देख लीजिए। वर्णों का उच्चारण स्थान दिया गया है, ये देखिए का वर्ग इसी को बोलते हैं। ठीक है, मतलब का वर्ग में आता ना, ये का वर्ग है, ये चा वर्ग है, ये टा वर्ग है, ये ता वर्ग है, ये पा वर्ग है। ठीक है, ये होगा, ये मतलब देखो 5-5 का पेयर है, इसमें 5 इसमें है, 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 तो 5 5 25 होता है। तो ऐसे करके है इसमें, देख लीजिए। ठीक है, अब देखिए कंठ, मतलब अगर पूछा जाए का उच्चारण स्थान कहाँ होगा तो कंठ होगा। खा का उच्चारण स्थान क्या होगा, कंठ होगा। चा का क्या होगा, तालु होगा। टा का क्या होगा, मूर्धा होगा। ता का क्या होगा, दंत होगा। ला का क्या होगा, दंत होगा। ठीक है, सा का, बड़ा सा का क्या होगा, तालु होगा। पा का क्या होगा, पा का ओष्ठ होगा। ठीक है, ऐसे करके री का क्या होगा, दंत होगा। और साथ ही साथ अगर वा का पूछा जाए तो वा का होगा दंतोष्ठ। ठीक है, कंठोष्ठ। ऐसे करके जो तालिका दी गई है आप लोग तालिका जो है ध्यान से बना लीजिएगा। ठीक है, आगे देखिए, द्वित्व व्यंजन या संयुक्ताक्षर में अंतर लिखना था। 24वां नंबर क्वेश्चन है। तो जब एक व्यंजन ध्वनि, ठीक है, जब एक व्यंजन ध्वनि अपने ही जैसी अन्य व्यंजन ध्वनि से संयुक्त होती है तो उसे द्वैत व्यंजन कहते हैं। जबकि जब दो भिन्न भिन्न व्यंजन आपस में मिलकर एक नया रूप धारण कर ले लेकिन उनकी थोड़ी बहुत पहचान बनी रहे तो उन्हें व्यंजन को संयुक्ताक्षर बोलते हैं। ठीक है, इसको ऐसे लिख लीजिएगा आप लोग। और हाँ, नहीं समझ में आया तो इसको जो है विद्यालय में पूछिएगा, बढ़िया बताऊँगा। ठीक है, अभी आप लोग ऐसे समझ लीजिए क्योंकि जल्दी जल्दी 45 प्रश्न है उसको कराना है, नहीं तो वीडियो लॉन्ग हो जाएगा। रेफ और पदेन से क्या तात्पर्य है। रेफ रा होता है और एक पदेन रा होता है। रेफ रा जो होता है वह ऊपर लगता है, देखिए माँ में जैसे ऊपर लगा हुआ है, जैसे बोलते हैं ना, अब ऐसे माँ लिखे हैं तो माँ में ऐसे ऊपर रा लगता है ऐसे करके। ठीक है, अब देखिए कैसे, ऐसे माँ लिखते हैं, अब ऐसे रा लगता है ऊपर, रुक जाइए ऐसे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे लिखा गया है रेप के रूप में रा स्वर रहित होता है और जबकि पदेन के रूप में स्वर से पहले स्वर सहित होता है। सॉरी, नहीं, एक मिनट ध्यान से सुनिए। रेप के रूप में जब रा स्वर सही रहित होता है तब यह अपने आगे आने वाले वर्ड के ऊपर लगता है। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे रा प्लस आया है, रा आधा रा है प्लस माँ, आधा रा प्लस माँ, तो ये माँ के ऊपर लगेगा। ठीक है, अगर रा पहले आएगा तो ये ऊपर लगेगा, जिसको हम चुरकी वाला रा बोलते हैं, इसको रेफ रा बोलते हैं। ठीक है,
और देखो पदेन रा के रूप में जब किसी शब्द में रा से पहले कोई स्वर रहित व्यंजन आता है तो यह उनके पैरों में लगता है, अर्थात का आया आधा का प्लस रा तो क्र हो जाता है, जैसे क्रम ब्रह्म, और उसमें मर्म बनाया गया, सर्म बनाया गया, कर्म बनाया गया। ठीक है, अगला देखिए तद्भव और तत्सम में अंतर लिखिए। तद्भव तत्सम में अंतर क्या होता है, ध्यान से सुनिए। संस्कृत भाषा में हिंदी भाषा में आए ऐसे अनेक शब्द जो अपने मूल रूप अर्थात संस्कृत में ही हिंदी में प्रयोग होने लगे हैं तत्सम शब्द कहलाते हैं। ठीक है, मतलब संस्कृत वाले जो शब्द होंगे, ठीक है, वो कहलाएंगे तत्सम शब्द, जैसे दुग्ध, ग्राम, कर्ण आदि। ठीक है, जबकि संस्कृत भाषा के वे शब्द जो कुछ रूप परिवर्तन के साथ, मतलब उसके रूप में परिवर्तन कर लिया गया, परिवर्तन के साथ हिंदी में प्रयोग होने लगे, वो तद्भव कहलाते हैं। जैसे दूध, पहले इसको दुग्ध बोला जाता था, दुग्ध जो है तत्सम है, जबकि दूध क्या है, तद्भव है। जैसे कर्ण होता था, कर्ण का बोलते हैं तत्सम शब्द, और कान जो होता है तद्भव शब्द होता है। चलिए आगे, संकर शब्द के 5 उदाहरण परिभाषा सहित लिखिए। तो जो शब्द दो भिन्न भिन्न भाषा के शब्दों से के मेल से बनते हैं वह संकर शब्द कहलाते हैं। मतलब इसमें भाषा दो अलग अलग हुआ, जैसे हिंदी प्लस अंग्रेजी से मैंने बनाया है यहाँ पे जेल यात्रा। ठीक है, जेल यात्रा जो शब्द है, अब जेल इसमें क्या है, मतलब इसमें दो अलग अलग शब्द है, जेल प्लस यात्रा। जेल हो गया ये अंग्रेजी शब्द, यात्रा जो हो गया ये हिंदी शब्द हो गया। से लाठी प्लस चार्ज, लाठी चार्ज। अब लाठी क्या है, ये हिंदी शब्द है, चार्ज क्या है, ये अंग्रेजी शब्द है। जैसे टिकट घर, टिकट क्या है, इंग्लिश है, और घर क्या है, हिंदी है। ऐसे करके रेलगाड़ी। ठीक है, और देखिए इधर एक हमने बनाया है हिंदी प्लस संस्कृत से हिंदी। अब जैसे जांच क्या है, जांच हिंदी है, कर्ता क्या है, ये संस्कृत शब्द है। ठीक है, ऐसे करके। चलिए विकारी और अविकारी शब्द को उदाहरण से समझाइए। तो विकारी क्या होता है, जिन शब्दों में लिंग वचन कारक काल आदि के कारण परिवर्तन आ जाता है, ठीक है, उसे विकारी शब्द कहते हैं। जैसे संज्ञा में परिवर्तन आया तो लड़का, लड़के, लड़कों। ठीक है, तो ये जो होगा क्या है, ये विकारी शब्द हैं। सर्वनाम में देखिए, सर्वनाम में वह, वे। आगे अब मोटा, मोटा, मोटी, मोटे, पीता, पीती, पीते, ये क्रिया है। ठीक है, दोनों विशेषण था, ये जो है क्रिया है। अब अविकारी शब्द में देखिए, जिन शब्दों के रूप में लिंग वचन कारक काल, यहाँ एक छूट गया है, काल, ठीक है, आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता, उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। अविकारी शब्द को अव्यय भी कहते हैं। ठीक है, जैसे क्रिया विशेषण में अगर देखा जाए तो अचानक, प्रतिदिन, धीरे धीरे, बाहर, भीतर, जल्दी। संबोधन में के आगे, के निकट, से पहले, ये सब जो होंगे अविकारी शब्द होंगे। ठीक है, चलिए हम समझते हैं संधि। संधि जो होता है, जिसको ना समझ में आए वो विद्यालय में आकर के पूछेगा बढ़िया से। संधि का अर्थ, संधि का अर्थ क्या होता है, संधि का अर्थ होता है मेल, अर्थात दो निकटवर्ती वर्णों के योग को संधि कहते हैं। ठीक है, आगे देखिए, स्वर संधि किसे कहते हैं, सभी स्वर संधि को परिभाषित करना है। तो स्वर संधि जो होता है वह दो स्वरों के आपस में मिलने से उत्पन्न विकार को स्वर संधि कहते हैं। अर्थात जब किसी स्वर का स्वर से मेल होता है तो वह स्वर संधि होता है। दो स्वर मिले हैं, वह बन गया स्वर संधि। अब स्वर संधि होते हैं 5। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, अयादि संधि। ठीक है, अगला बात करें। अब दीर्घ संधि, जब ह्रस्व या दीर्घ आ ई उ री के बाद फिर से वही अक्षर आए, मतलब आ ई उ री आए तो तो दोनों के स्थान पर दीर्घ हो जाता है। ठीक है, अब देखिए गुण संधि, यदि ह्रस्व या दीर्घ आ के बाद ह्रस्व या दीर्घ ई उ री आए तो दोनों के स्थान पर ए ओ अर हो जाता है। ये क्रमशः था, क्रमशः यहाँ लिखा था। ठीक है, क्रमशः यहाँ लिखा था, क्रमशः, ये मिस्टेक हो गया, क्या नाम है, प्रिंट टाइपिंग में मिस्टेक हो गया है। ठीक है, यहाँ क्रमशः था, तभी सोचे यहाँ से कटा कहाँ था, यहाँ क्रमशः लिखा था। आगे वृद्धि संधि, वृद्धि संधि क्या है, वृद्धि संधि में है जब आ या आ के बाद
ए या ए आए तो, ए आए तो तथा दोनों मिलकर आय हो जाता है। मतलब आ और आ के बाद जब ए आए तो दोनों आय होता है, मतलब आय हो जाता है। जब ओ या औ आता है तो दोनों मिलकर के औ हो जाता है। ये वृद्ध में है। यण में क्या है, जब हर्ष या दीर्घ ई उ री ली के बाद कोई असमान स्वर आए तब ई उ री लरी के स्थान पर यारा लावा हो जाता है। अयादि संधि, यदि ए आए ओ औ के पश्चात कोई भी भिन्न स्वर आए तो इसके स्थान पर क्रमशः आय आय औ आओ हो जाता है। ठीक है, आप समझिए। अगला 31 नंबर, ज़्यादा घबराइए नहीं, थोड़ा सा और बचा है। 31 तक पहुँचे हैं, हम लोग को 45 क्वेश्चन ही करने हैं। अगला, उपसर्ग और प्रत्यय में अंतर। उपसर्ग देखिए, उपसर्ग क्या होता है, जो शब्दांश मूल रूप से पहले जुड़कर उसके अर्थ में विशेषता उत्पन्न कर दे अथवा अर्थ में कोई परिवर्तन ला दे, वह कहलाता है उपसर्ग। तथा शब्दांश, जो शब्दांश शब्दों के, ठीक है, अंत में लगकर उसके अर्थ में अर्थ बदल दे, वह कहलाता है प्रत्यय। ठीक है, एक चीज़ याद रखिएगा, उपसर्ग जो है यह पहले लगता है और प्रत्यय जो है बाद में लगता है। ठीक, अब देखिए जगन्नाथ का संधि विच्छेद देखिए, जगन्नाथ का संधि विच्छेद देखिए, जगत धन नाथ। अभिषेक का देखिए अभिधन शेख। मनोरंजन का देखिए मनः धन रंजन, ये होगा। ठीक है, अब देखिए अप और वे, नी और कु शब्दांशों से 3-3 शब्द रचना करना था। तो देखिए अप से अपमान अपवाद अपकार, और बे से बेईमान बेहोश बेगुनाह, नी से निकम्मा नीडर और निहत्था, कु से कुपुत्र कुरूप और कुफल। अब देखिए अगला, देखिए इक आर लौता औता प्रत्यय से 3-3 शब्द बनाना, मतलब प्रत्यय है ना, 3-3 शब्द बनाना है प्रत्यय जोड़ करके। अब इक से वार्षिक, लास्ट में इक आया ना, लास्ट में जुड़ रहा है ये, आर्थिक साप्ताहिक, अब आर जोड़ना है सुंदर, ठीक है, लोहार कुम्हार, ठीक है, औता में न्योता समझौता इकलौता। ठीक है, अब समास किसे कहते हैं उसकी भेद को लिखिए। समास का अर्थ होता है संक्षेप, अर्थात कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक अर्थ व्यक्त करना। ठीक है, हम कह सकते हैं कि 2 या 2 से अधिक पदों के मेल को समास कहते हैं। समास के निम्नलिखित 6 भेद होते हैं। अव्ययी भाव समास, कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास और बहुव्रीहि समास। देखिए इसका ट्रिक होता है, अब तक दादा, अ से हो गया अव्ययी भाव, बा से हो गया बहुव्रीहि, ता से हो गया तत्पुरुष, दा से हो गया द्विगु, दा से हो गया द्वंद्व। अब तक का था उसमें, का से कर्मधारय था। ठीक है, अगला देखिए समास के सभी भेदों को उदाहरण सहित जो है परिभाषित करना था। तो देखिए यहाँ पे आप लोग समास के निम्नलिखित 6 भेद होते हैं, 6 बता दिया गया है। अव्ययी भाव, अव्ययी भाव में क्या होता है, पूर्व पद अव्यय तथा प्रधान होता है, उसे अव्ययी भाव कहते हैं। जैसे यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार। ठीक है, और इसमें पूर्व पद क्या है, यथा है, और शक्ति जो है उत्तर पद है। ठीक है, उत्तर पद। अब देखिए कर्मधारय, इसको क्लियर जो है आप लोग क्लास में करिएगा। एक एक टॉपिक पे, अगर एक एक टॉपिक पे अलग अलग से जब वीडियो प्रोवाइड करूँगा, ठीक है, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। अभी जो है मैं खाली आपको बता रहा हूँ, एक क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूँ। ठीक है, इसलिए फास्ट करना पड़ रहा है। अगला देखिए कर्मधारय समास। कर्मधारय समास में उत्तर पद प्रधान होता है। इसमें एक शब्द जो है विशेषण होता है और दूसरा विशेष होता है, या उपमेय उपमान का संबंध होता है। जैसे कवि श्रेष्ठ, कवि पहला पद है विशेष है और श्रेष्ठ जो है दूसरा पद विशेषण है। तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास जिस समास में उत्तर पद प्रधान हो और दोनों पदों के बीच परसर्ग इसका जो है इतने का लोप हो जाता है, वह होता है हमारा क्या, तत्पुरुष समास। ठीक है, और द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होता है और उसके बीच में जो है और या एवं या अथवा जोड़ है, ये जोड़ते हैं। जैसे राजा रानी, यहाँ डैश लगाया तो राजा और रानी। अगला देखिए, अगला है द्विगु समास। द्विगु समास जो होता है वह पहला पद संख्यावाची होता है। जैसे त्रिलोक, त्रिलोक क्या होता है, 3 लोकों का समूह।
ठीक है। अब देखिए बहुब्रीहि समास, बहुब्रीहि समास का जो है क्या होता है, इसमें अन्य पद प्रधान होता है। देखिए इसमें लिखा है ना, समस्त पदों में कोई पद प्रधान ना होकर के अन्य पद प्रधान होता है। जैसे लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, अर्थात गणेश, ये तीसरा पद क्या हुआ, प्रधान हो गया। ठीक, अगला देखिए रक्षक कोमल भूत समर्थन जय का विलोम लिखना था। ठीक है, रक्षक का विलोम हो जाता है भक्षक, कोमल का कठोर, भूत का भविष्य, समर्थन का विरोध और जय का पराजय। आगे बाघ का तीन तीन पर्याय, मतलब बाघ संसार वृक्ष पति, पति और का तीन तीन पर्यायवाची शब्द लिखना था। तो बाघ का बगिया, वाटिका, उपवन, संसार का विश्व, जगत और सृष्टि, पेड़ का वृक्ष का पेड़, तरु और पादप, पति का स्वामी, नाथ और बल्लभ। ठीक, अब देखिए हाथ, यहाँ पे हाथी, शेर, ऊँट, गाय, भैंस, कुत्ता की बोलियां लिखना था, मतलब इनकी आवाज़ कैसे निकलती है। ठीक है, बोलियां से ये भ्रमित न हुई है, उनका आवाज़ कैसे था, ये चीज़ मतलब है। ठीक है, देखिए हाथी जो होता है वह चिघराना, चिघराना करता है, और शेर दहाड़ता है, ऊँट गुर गुराहट अर्थात बलबलाना, ये ऊँट करता है, और गाय जो है ये रामबाना करती है, और भैंस भी रामबाना करती है। अब कुत्ता भौंकता है। ठीक है, ये था। अब कुछ और हम अलग से देखिए ले लिए हैं, इसको आप लोग अलग से देख लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे हमने लगा दिया है। अगला प्रश्न है संज्ञा किसे कहते हैं, उनके भेदों को लिखिए। तो संज्ञा जो होता है किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, स्थान, अवस्था अथवा भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। ठीक है, अर्थात आप समझ लीजिए अगर नाम है तो क्या है, संज्ञा। ठीक है, तो अब बात करें संज्ञा के प्रकार। लिखने के लिए आप लोग यही लैंग्वेज यूज़ करिएगा, समझने के लिए मैंने बता रहा हूँ कि अगर नाम है तो वो क्या है, संज्ञा। ठीक है, और संज्ञा जो है 5 प्रकार का होता है। मुख्यतः आप लोग को 3 ही मिलेगा। ठीक है, लेकिन जो है वो टोटल 5 होता है। ठीक है, तो 5 प्रकार कौन कौन से हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक, समूहवाचक। ठीक है, आगे हम बात करते हैं सर्वनाम किसे कहते हैं। सर्वनाम क्या होता है, उनके भेदों को लिखना है। तो सर्वनाम जो होता है वह जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होता है। देखिए संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, जैसे राम घर जाता है तो राम के स्थान पर आप कह दीजिए वह घर जाता है। ठीक है, चलिए तो अब संज्ञा के 6 भेद होते हैं। अब 6 भेद कौन कौन से हैं। पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम, संज्ञा नहीं, सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। सर्वनाम में पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा है निश्चयवाचक, तीसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम, और चौथा है हमारा प्रश्नवाचक सर्वनाम, और साथ ही साथ 5वां है संबंधवाचक सर्वनाम, और छठा है निजवाचक सर्वनाम। ये हो गए 6 प्रकार के। अगला है विशेषण और विशेष्य में अंतर। ठीक है, विशेषण और विशेष में अंतर। तो जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताएं वह है विशेषण। ठीक है, जबकि विशेषण जिन शब्दों की विशेषता बताते हैं, विशेषण जिन शब्दों की विशेषता बताते हैं वे कहलाते हैं विशेष्य। ठीक है, आगे हम बात करते हैं धातु। अब ये धातु के लिए समस्या होती है, कहें समस्या होती है, धातु देख करके आदमी पहुंच जाता है साइंस में, जबकि ये हिंदी में क्रिया में है। ठीक है, तो क्रिया का मूल रूप जो कहलाता है वह धातु कहलाता है। जैसे रो, रोना वाला जो रो होता है, रो, लिख, पढ़, उठ, ये जो होते हैं वह होते हैं धातु। ठीक है, चलिए आगे काल किसे कहते हैं। काल जो होता है किसे कहते हैं, इसके भेदों को लिखिए। तो काल जो होता है क्रिया के होने या करने के समय को काल कहते हैं। काल 3 प्रकार के होते हैं, वर्तमान काल, भूतकाल और साथ ही साथ भविष्यत काल। चलिए आगे हम बात करते हैं 45 नंबर प्रश्न, अव्यय। अव्यय किसे कहते हैं। तो अव्यय जो होते हैं वह होते हैं, अव्यय जो होता है किसे कहते हैं, पहले इसको पढ़िए। देखिए जिन शब्दों पर वाक्य में प्रयोग किए होने पर लिंग, वचन, कारक, काल आदि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, अर्थात उनमें कोई विकार उत्पन्न या विकार या परिवर्तन, विकार का मतलब परिवर्तन, उत्पन्न नहीं होता है, तो उसे अविकारी शब्द या अव्यय कहते हैं।
अब याद रखिएगा, अव्यय को हम आविकारी शब्द भी कहते हैं, ठीक है। और उनके 10 उदाहरण में देखिए, तेज, धीरे धीरे, अभी, इधर, किधर, ठीक है। और क्या नाम है, थोड़ा, परसों, शायद, ये सब जो होंगे ये 10 उदाहरण है, अपना लिख लीजिएगा, ठीक है। तो हम लोग आज जो है इस वीडियो के माध्यम से हमने करा दिया जो है 45 प्रश्न, ठीक है। तो जब हम 45 प्रश्न करा दिए तो अब आप लोग जो है इसको बढ़िया से देख लीजिएगा, ठीक है। और जो कुछ होगा हमको बताइएगा। और इसकी PDF अगर आपको चाहिए तो मैं टेलीग्राम ग्रुप पर डाल देता हूँ। आप लोग जो है हमारे टेलीग्राम ग्रुप मिनी कोचिंग सेंटर पर आप जा कर के वहाँ पे उसको ज्वाइन कर लीजिए और वहाँ पे जो है आप इसको पा सकते हैं, ठीक है। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर। आप लोग मन लगाकर इस छुट्टी में पढ़ाई करिए।